शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग, जैसे कि हम लोग आज पॉलिटी पढ़ रहे थे, तो पॉलिटी में हम लोग पढ़ रहे थे फंडामेंटल राइट, जिसको बोलते हैं हिंदी में मौलिक अधिकार। ओके, अब इसके बारे में चलिए, जैसा कि नया क्लास है तो हम रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, तो हम आपको शुरुआत से थोड़ा सा आपको उसका हाईलाइट बताते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट आखिर क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो जो हमारे संविधान निर्माता थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो संविधान बनाने का और जिनको ड्राफ्ट करने का जिम्मा मिला, वो सारे फ्रीडम फाइटर थे, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। ठीक है ना, जनरली इसमें फ्रीडम फाइटर्स ही थे। ठीक है, और फ्रीडम फाइटर्स थे तो अक्सर ये लोग जेल जाते थे। क्यों? क्योंकि अंग्रेज मनमानी तरीके से इन पे क्या करते थे, इनको कोई भी काम हुआ, कुछ भी हुआ तो इनको जेल में डाल देते थे बिना मतलब का। कहीं पे भी थोड़ा सा भी धरना प्रदर्शन किया तो उठा के जेल में डाल देते थे। तो ये हमारे जो नेता थे, इनको पता था कि कोई भी सरकार जब आती है सत्ता में तो वो कैसे नागरिकों का शोषण करती है, किसी भी आधार पे, मतलब जो मन में आता है, आर्बिट्रेरी शासन करना चाहती है, कोई भी तानाशाह बनना चाहती है। तो इसके लिए उनको पता था कि तब तक कोई भी देश एक आदर्श समाज या एक क्या उसको सीधा सीधा बोल सकते हैं, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता है जब तक कि वहां के नागरिकों को कुछ मूलभूत सुविधाएं और कुछ मूलभूत अधिकार ना दिया जाए। इसकी हिस्ट्री आप सभी लोगों को पता है कि सबसे पहली बार इसको मैग्ना कार्टा के रूप में 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के द्वारा दिया गया था, जब वहां के किसानों ने विद्रोह किया था तो उनको थोड़ा बहुत राइट्स दिया गया था जमीन पे खेती वेती का। तो उसके बाद से ये नाम आया, फंडामेंटल राइट का जिक्र पहली बार तभी किया गया है, और उसके बाद से धीरे धीरे हर देश ने इसको जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा बढ़ावा देते हुए आज ये यहाँ पे पहुंचा है। तो ये क्या था, इसके बारे में थोड़ा सा आगे जानेंगे हम लोग। तो फंडामेंटल राइट हम आपको बताएं कि ये वैसी सुविधाएं हैं, ये वैसे अधिकार जो जन्मजात मिल जाते हैं। आपने जन्म लिया देश में और आपको ये प्राप्त हो गए, ठीक है ना। और मौलिक कहने का मतलब है कि ये तो हर इंसान के पास एटलीस्ट होना ही चाहिए, यानी कि बाकी सारे अधिकार तो हैं जो हैं ही, ये अधिकार तो होने ही चाहिए। और इसकी गारंटी कौन देगा? गारंटीड बाय सुप्रीम कोर्ट। इन अधिकारों की रक्षा कौन करता है? हमारा एपेक्स कोर्ट। एपेक्स यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, उससे ऊपर कोई नहीं। सबसे ऊपर कौन है हमारे देश में? अगर न्याय पद्धति की बात की जाए तो सबसे ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट को संविधान का व्याख्याता कहा जाता है, कि संविधान को समझने में अगर कोई कहीं प्रॉब्लम होती है, कुछ बात अगर कोई पेच फंस गया, कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है, तो उसकी व्याख्या कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हमारा संविधान क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब क्या है, ये जो बतलाता है वो कौन बतलाता है? सुप्रीम कोर्ट। और ये हमारे फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करता है। यानी कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप बिना किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट के बजाय आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं कि हाँ, मेरे संविधान मतलब मेरा जो फंडामेंटल राइट है गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इटसेल्फ has been or is being violated by this state। ठीक है, और सबसे पहले कब कब घटाया जा सकता है, और उसके बाद 14 से लेके आपका 32 तक आपके राइट्स के उल्लेख किए गए हैं। तो मौलिक अधिकारों को 6 भागों में बांटा जाता है। शुरुआत में ये 7 थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा एक को हटा दिया गया। अब बाकी जो बचे हैं वो कौन से हैं देखते हैं। तो हमारा जो संविधान है उसमें शुरुआत में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अभी कितने हैं? अभी हैं पूरे 6। कौन कौन से हैं? पहला समता का अधिकार।
सबसे पहले तो ये जानिए कि संविधान में जो फंडामेंटल राइट है वो 12 से लेके 35 तक है। आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक जो भी है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिखा गया है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को 7 कैटेगरी में, मूल संविधान में 7 कैटेगरी में बांटा गया था, लेकिन उसको बाद में एक को हटा दिया गया और 6 कर दिया गया। तो कौन कौन से हैं? समता का अधिकार पहला, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा सांस्कृतिक एवं धार्मिक शिक्षा का अधिकार या संरक्षा, जो भी बोलिए, सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार, और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है ना, जो आर्टिकल 32 में है। ठीक है, अब ये जान जाएंगे, आर्टिकल जान जाएंगे। तो ये 14 से 18 तक है, ये 19 से 22 तक है, ये 23 और 24 है, तो बचा 25 से ये 28 है, ये 29 और 30 है। फिर आप बोलिएगा कि सर ये 30 के बाद 32 कैसे आ गया? तो वही जो 31 था वो संपत्ति का अधिकार था, उसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। तो बचा हमारे पास अब कितना? 6। ठीक है, इसमें हम आपको समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी पढ़ा चुके हैं। फिर भी थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ हम आपको बता देते हैं कि 14 बताता है समता क्या है। विधि के समक्ष समता, समता यानी कि कोई भी व्यक्ति कानून की नजर में बड़ा या छोटा नहीं है। उसके बाद 15 धर्म जाति लिंग, धर्म जाति लिंग रेस यानी कल रंग इत्यादि के आधार पर किसी से भेद नहीं किया जाएगा। छठा लोक नियोजन में समता, यानी कि जब नौकरी देने की बात आएगी तो किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहीं पे आरक्षण वाला टर्म आया था, क्योंकि आरक्षण तो एक तरह का भेदभाव बतला रहा है आपको कि हाँ आप किसी को आगे बढ़ा रहे हैं, किसी को पीछे घटा रहे हैं। तो हम वो पढ़ा चुके हैं। हम आरक्षण पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे जो सिर्फ आरक्षण पे होगा, बनाएंगे। जब आपको बनाएंगे तो बता देंगे। फिर 17 आएगा, 17 में हम जानेंगे सिर्फ ये क्या है, अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। 18वां उपाधियों का अंत, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे अब उपाधि नहीं लगाएगा एक्सेप्ट एजुकेशनल एंड मिलिट्री। अब जैसे कि कोई मिलिट्री में कर्नल है तो अपने नाम के आगे कर्नल लगाएगा। कोई डॉक्टर है जो पढ़ा है तो पढ़ के डॉक्टर बना है तो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाएगा। कोई इंजीनियर है तो इंजीनियर लगाएगा, कोई वकील है तो एडवोकेट लगाएगा। लेकिन कोई ये नहीं लगा सकता है कि हम छपरा स्टेट के मालिक राजा धीराज महाराज लखन सिंह आ रहे हैं, ऐसा आप नहीं लिख सकते हैं। लिखने की आजादी नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई जैसे सरकार के द्वारा कोई उपाधि दी गई है, जैसे पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न इत्यादि, तो ऐसे उपाधियों को भी सिर्फ दूसरे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, आप नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि दूसरा व्यक्ति आपको भारत रत्न सचिन तेंदुलकर बोल सकता है, आप अपने फॉर्म में कहीं नहीं लिखिएगा कि मैं भारत रत्न सचिन तेंदुलकर हूं। उस जिस दिन लिख दीजिएगा उस दिन आपका अधिकार छीन लिया जाएगा। यानी कि आपको शो ऑफ नहीं करना है, दूसरा लोग आपको बोलेगा, आप नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने समता का अधिकार पढ़ लिया था। इसके बारे में अगर आप लोगों को लग रहा है कि आगे बढ़ रहे हैं तो हम इसके बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं कि एक डिटेल वीडियो बनाएंगे इस पे। आज हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, थोड़ा डीप है, इसीलिए हम मात्र आज 2 ही आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 20। उसके बाद बाकी बाद में पढ़ेंगे। ओके, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि आर्टिकल 19 क्या है। तो आर्टिकल 19 बोलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि बोलने की, अभिव्यक्ति की आजादी, जिसको कहते हैं शुद्ध हिंदी में कि अभिव्यक्ति की आजादी। और इस अभिव्यक्ति की आजादी को 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसीलिए हम बोले कि ये डीप है, इसको थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे।
तो क्या क्या है ये आजादी? स्वतंत्रता का अधिकार, सीधा सीधा समझिए। तो आर्टिकल 19 बोलता है स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें 6 अधिकार दिए गए हैं। कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला अधिकार है बोलने की आजादी या अभिव्यक्ति की आजादी, ठीक है। दूसरा है शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की आजादी। तीसरा है, यहां पे प्रोटेस्ट लिख दिए, एसोसिएशन लिखिए, ठीक है। तीसरा है संघ बनाने की आजादी। चौथा है निर्बाध या अबाध रूप से पूरे भारत में घूमने की आजादी। पांचवा है भारत के किसी भी कोने में जाने और बसने की आजादी। छठा है कोई भी आजीविका अपनाने की आजादी। सातवां है पूरे भारत में कहीं भी संपत्ति खरीदने या बेचने की आजादी। लेकिन इसको भी संविधान के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। तो अब राइट टू स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम भी अब मात्र 6 ही है, ठीक है ना। अब ये जो अधिकार है ये सिर्फ नागरिकों के लिए, जैसे हम आपको बतलाए थे कि कुछ अधिकार सिर्फ नागरिकों को दिए गए हैं, सभी को नहीं दिए गए हैं, और बाकी सारे अधिकार सभी लोगों को दिए गए हैं, ठीक है। तो अब जानेंगे हम कि इसी में तो स्वतंत्रता का अधिकार हम जान गए कि 6 तरह का होता है। फिर से एक बार जान लीजिए, अभिव्यक्ति की आजादी, दूसरा मिलन सम्मेलन की आजादी, तीसरा संघ या कोई भी संगठन बनाने की आजादी, चौथा निर्बाध रूप से घूमने की आजादी, पांचवा भारत के किसी भी जगह पे जाने और बसने की आजादी, छठा कोई भी आजीविका अपनाने की आजादी, सातवां 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया, ठीक है। चलिए अब आगे चलेंगे हम लोग। तो अब देखेंगे सबसे पहला जो अभिव्यक्ति की आजादी है, ये बहुत क्या बोलते हैं आप उसको, कह सकते हैं कि वास्ट है। अभी कुछ दिन पहले संविधान सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरनेट को भी जोड़ दिया कि इंटरनेट जो है वो अभिव्यक्ति की आजादी का एक माध्यम है, इसलिए इंटरनेट पे सरकार कंट्रोल नहीं कर सकता है। यही रीजन है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो आजकल नए नए वेब सीरीज आते हैं या कुछ भी आते हैं, तो इंटरनेट पे कोई भी गाली दे रहा है, कुछ भी कर रहा है और बहुत फेमस भी हो गया है, गाली दे दे के लाखों करोड़ों कमा रहा है, तो वैसे लोग भी इंटरनेट पे एक्टिव रहते हैं और सरकार उनको कुछ नहीं कह सकती है। रीजन बीइंग कि इंटरनेट जो है उसको हम लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में डाल दिए हैं, ठीक है, इसीलिए वहां पे सरकार का जोर नहीं चलता है। ये मतलब कि कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हम आपको पहला, तो ये हम जो पढ़ रहे हैं ये आर्टिकल 19(1) है, ओके। आर्टिकल 19(1) में ही सारी बातें हम जानेंगे, ये अलग नहीं है। जो हम आपको बताए थे अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसी में ये सारा आएगा, ये अलग से नहीं है, याद रखिएगा। संविधान में संविधान का भाग 19 बताता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कितने हैं? 6 बता दिए हम आपको। अब उन 6 में ये पहला है और ये पहले के अंदर ये सारे 10 हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो संविधान का 19(a) का पहला कहता है कि आप अपना सोच या किसी दूसरे व्यक्ति का सोच प्रचारित कर सकते हैं। प्रचारित करने का मतलब, अब जैसे कि मान लिया जाए कि आपको कोई फिलॉसफी ऐसी लगती है कि नहीं, ये बात जो है, जैसे कोई बोल दिया, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बोला कि भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़े हैं, ठीक है, और मतलब ये नहीं बोला कि भगवान राम छोटे हैं, वो बोला कि भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़े हैं, ठीक है। तो आपने भी मान लिया कि नहीं, ये बाबा जो बोल रहे हैं ये सही बोल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़े हैं। तो आप उस बात को 10 लोगों को और जाके बोल सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़े हैं, ये आपको आजादी है। लेकिन जैसे ही आपने ये बोल दिया कि भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़े हैं लेकिन भगवान राम बहुत छोटे हैं, तो यहां पे आपका अभिव्यक्ति का आजादी छिन जाएगा, ठीक है। आप फिर मोरालिटी ग्राउंड पे और सोशल इंटेग्रिटी, भारत का जो सोवरेनिटी तो नहीं आएगा यहाँ पे, इंटेग्रिटी पे आप हमला कर रहे हैं, वो आपको नहीं करने दिया जाएगा। आप अपना थाउट फैलाइए, दूसरे का थाउट खराब मत कहिए, ठीक है। तो ये हो गया कि आप अपना या किसी दूसरे का
जो भी सोच है उसको प्रकाशित कर सकते हैं। आप पेपर में लिखिए, आप दीवारों पे लिखिए, बशर्ते कि दीवार के मालिक का इजाजत होना चाहिए, उसके लिए आप लिख सकते हैं। आपको बिल्कुल आजादी है, जब तक किसी दूसरे को आप हानि नहीं पहुंचा रहे हैं, आप अपना कोई भी सोच को प्रचारित कर सकते हैं। ठीक है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रोड पे खड़े होके पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने लगे, कि आपको लगा कि नहीं भाई मेरे को तो आजादी है बोलने का और सोच का, वो गलत है। ठीक है, आप वो नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद तो चल जाएगा, वो किसी कानून में नहीं है कि शायद आपको सजा दे दिया जाए, लेकिन आप ये नहीं बोलिएगा वो सनी देओल की तरह, वो कौन था जो भी था उसका, कि पाकिस्तान जिंदाबाद बोलो, सनी देओल बेचारा बोल दिया हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोल दीजिए आप रोड पे खड़ा होकर, तब आपको रियली में कोई कल उखाड़ के आपके पेट में डाल देगा। तो वो नहीं बोलना है। ठीक है, बताएंगे आपको फेयर रिस्ट्रिक्शन सभी पे दिए गए हैं, क्या क्या फेयर रिस्ट्रिक्शन है। फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस ये कहता है कि प्रेस यानी कि अखबार, पेपर, मैगजीन, न्यूज मैगजीन, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली, ये जो है ये पूरी तरीके से आजाद है अभिव्यक्ति की आजादी के लिए। ये जो चाहे लिखे, इनके ऊपर कोई भी क्या बोलते हैं आप, पाबंदी नहीं है। ठीक है, हालांकि जनरली में ऐसा प्रैक्टिकली तो नहीं देखा जाता है, आप पाबंदी होता है, लेकिन आप क्या बोल सकते हैं उसको कि लिखा है गया है, जिसको कहते हैं कि बाय रिटेन। तो रिटेन में तो यही है भाई कि उसको पूरी आजादी। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि आज जो फिलहाल देश का माहौल है, यहां पे हर लोग ऑफेंड होने के लिए तैयार है। आप एक शब्द ऐसा बोलिए जो आपको लगे कि नहीं थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, तो सामने वाला ऑफेंड हो जाएगा, आप पे केस कर देगा, आपको मारने के लिए तैयार है। ठीक है, आपको बताऊं कि एक पत्रिका है जो जिसको लोग जनरली खराब मानते हैं। ठीक है, इसका नाम है सरस सलील। ठीक है, जनरली इसको खराब माना जाता है, लोग पढ़ने से इसको बचते हैं, खास करके जो अपने आप को समझते हैं कि मैं इज्जतदार हूं, तो वैसे लोग इसको पढ़ने से बचते हैं। तो जब मैं 16-17 साल का रहा हूंगा, तो उस टाइम ये बहुत पढ़ता था, और हमको नास्तिक बनाने में, मुझे नास्तिक बनाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो इसमें एक आर्टिकल आया था, अभी तक याद है मेरे को, कि छठ के बारे में। बिहार में उस टाइम छठ का टाइम था, तो इस पे छठ पे आर्टिकल आया था कि छठ, और कुछ ऐसा ही लिखा था, और उसके बाद अंधविश्वास का महापर्व, अंधविश्वास का महापर्व। और ये घटना आज से करीब 15-16 साल पहले की है। मैं 15-16 साल का भी नहीं था उस टाइम, और छोटा ही रहा हूँ, 12-13। ये लगभग आपको मेरे अंदाज से 2003-4-5 का, इसी बीच का लमसम का बात है। मैंने ट्रेन पे पढ़ी थी। अगर ये पेपर आज अगर छापता ये चीज, तो शायद इसका पब्लिशिंग हाउस में जाके और इसके प्रेस में जाके सब आग लगा दिया होता अभी तक। तो अभी थोड़ा माहौल गड़बड़ है, नहीं तो जनरली ऐसा नहीं था। और बाय रिटेन और कॉन्स्टिट्यूशनली तो कोई भी कुछ भी लिख सकता है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, आप जो चाहें उस चीज को प्रचारित करें। आपका जो भी प्रोडक्ट है, आप उसको बेचने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए आजाद हैं। ठीक है, बशर्ते उससे स्वास्थ्य को, किसी के सोनू या जिसका भी माइक ऑन है, अपना माइक ऑफ कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए अपना माइक, क्योंकि आवाज आता है, और ये क्लास रिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड हो रहा है, तो बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो आप अपना जिसका भी माइक ऑन है म्यूट कर लीजिए प्लीज। ठीक है, तो कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, अब इसमें क्या रिस्ट्रिक्शन है। अब जैसे कि आप गुटखे का ऐड कर रहे हैं, तो आप सब बोलिएगा कि नहीं भाई मेरे को तो कॉन्स्टिट्यूशनली राइट है, मैं गुटखे का ऐड कर सकता हूं। लेकिन गुटखा कितना हार्मफुल है समाज के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए, तो मोरल ग्राउंड पे सरकार चाहे तो इसको मना कर सकता है कि आप गुटखे का ऐड नहीं दिखा सकते। और यही रीजन है कि गुटखा बैन भी हो गया और गुटखे का ऐड भी आना टीवी पे बंद हो गया। आपने देखा होगा कि सिगरेट का ऐड, जब भी टीवी पे सिगरेट आता है, कोई ऐड तो आता ही नहीं है खैर, लेकिन अगर कोई पी भी रहा है एक्टर या कोई भी उसका पार्ट कैरेक्टर, तो नीचे लिखा हुआ आता है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, या सिगरेट से इतनी मौतें होती हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इस तरह से मोरल ग्राउंड पे सरकार आपको मना कर सकता है कुछ चीजों के लिए। राइट अगेंस्ट फोन टैपिंग, कोई भी क्राइम हो, अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर बिना न्यायालय की इजाजत के अगर कोई उसका फोन टैप करता है, तो ये उसका राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है,
और वो डायरेक्ट इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है कि बिना मेरी इजाजत के और बिना मेरे ऊपर कोई न्यायालयिक आदेश के मेरा फोन टैप किया जा रहा है और ये मेरे राइट टू प्राइवेसी यानी कि मेरे स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है, और आप सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ जा सकते हैं। बिल्कुल राइट टू ब्रॉडकास्ट, यही जो हम अभी आपको बता रहे थे, प्रसारित करने का अधिकार। आप जो चीज चाहें वो चीज प्रसारित कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कोई भी स्टेट कंट्रोल नहीं कर सकता है, ठीक है ना। ये ऐसे इसका कहने का मतलब ये था कि आप किसी भी चीज को ऐसा नहीं कर सकते कि भारत में सिर्फ एक ही चैनल होगा, उसका नाम होगा दूरदर्शन, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आप जो चाहें वो चैनल चलाएं, बशर्ते जो फेयर रिस्ट्रिक्शन है उसको आप फॉलो करते रहें, वो हम आपको बताएंगे आगे, ठीक है। राइट अगेंस्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन बंद, जैसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, जैसे आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि आज भारत बंद है, आज भाजपा के द्वारा भारत बंद किया गया, आज कांग्रेस के द्वारा भारत बंद किया गया, या किसी भी क्षेत्रीय दल के द्वारा भारत बंद किया गया। आपका मन है कि नहीं हम उस दिन ऑफिस जाएंगे, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। कोई ये नहीं कह सकता है जबरन कि हाँ आज भारत बंद है तो आप ऑफिस नहीं जाएंगे, नहीं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपके लिए, आपको इस बात के लिए प्रेस नहीं कर सकता है। आपको राइट है, आप जहां चाहें वहां घूमें, ठीक है। राइट टू इंफॉर्मेशन टू स्टेट ऑफ गवर्नमेंट, ये आरटीआई जो आप जानते हैं, सरकार में क्या हो रहा है इस बात की जानकारी रखने की आपको अधिकार है, का रखने का अधिकार है। आप चाहें तो जानकारी रख सकते हैं और सरकार उस जानकारी को उपलब्ध करवाने के लिए बाधित है, उसको उपलब्ध करवाना होगा। राइट टू पीस, शांति से जीवन जीने का अधिकार। जैसे मैं अपने कमरे में हूं, कोई मेरे बगल में इतना बड़ा भोंपा लगा के और गाना बजाए, तो एक सीमित अधिकार है उसका भी है, वो भी संगीत सुनने का उसका अधिकार है, वो सुन सकता है। लेकिन जहां मेरी शांति भंग हो रही है तो मैं उस पर फेयर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता हूं कि हाँ सर, जो आवाज मुझ तक आ रही है और मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं, तो प्लीज आप अपनी आवाज को कम कर लीजिए। वो बोलेगा कि मेरा बाजा, मेरा गाना, मैं जितनी आवाज में चाहूं उतनी आवाज में बजाऊं, तो आप कॉल कर सकते हैं पुलिस को कि हाँ मेरा जो राइट टू पीस है और मेरा राइट टू प्राइवेसी है उसका वायलेशन हो रहा है, आप आके प्लीज इसका गाना बंद करवाएं। तो वो आएगा और उस आधार पे जो कानूनन लीगली क्या बोलते हैं आप, क्या अलाउड है उतने लिमिट तक उसको बजाने की इजाजत दी जाएगी और बाद में उसको बोला जाएगा कि बंद कर दीजिए आप। इसका एक उदाहरण मैं बता सकता हूं कि मैं एक बार लिवाइस के शोरूम में कपड़े लेने गया था, तो वहां पे एक आया पटना नगर निगम का आदमी या जो भी हो, उनका अधिकारी हो या उनका जो भी हो कर्मचारी, और उसने लिवाइस के शोरूम में एक ऐसा मशीन डाला और चेक किया कि अंदर जो गाना बज रहा है वो कितने आवाज में बज रहा है। अगर आप उस लिमिट से ज्यादा बजाएंगे तो आपको उसी टाइम वो फाइन कर देगा, ठीक है। चलिए आगे। राइट अगेंस्ट फोरक्लोजर ऑफ एनी न्यूज़पेपर। फोरक्लोजर, ये देखिए ये वर्ड थोड़ा ये क्या बोल सकते हैं उसको कि समझने वाला है। जैसे कोई न्यूज़पेपर है और जो मैंने बताया कि हाँ किसी ने कुछ ऐसी खबर छाप दी जो देश विरोधी है, भारत की अखंडता के खिलाफ है, न्याय व्यवस्था के खिलाफ है, जिसे हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध खराब हो सकता है, न्यायालय का अवहेलना हो रहा है, तो सरकार उसको बंद कर सकती है। लेकिन बिना वैसा कोई न्यूज छापे हुए, बिना कोई वैसा गलती किए हुए अगर सरकार कहे कि नहीं हम आपका न्यूज़पेपर छापने ही नहीं देंगे आपको न्यूज, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आप जो चाहें छाप सकते हैं, कोई आपको मना नहीं करेगा। हाँ अगर आप छापे और कोई ऐसा चीज छाप दिए जो भारत की अखंडता और संप्रभुता पे हमला कर रहा है, तो आपका न्यूज़पेपर सरकार बंद कर सकती है, वहां पे आपका स्वतंत्रता का अधिकार छीना जा सकता है, ठीक है। आगे, राइट टू प्रोटेस्ट एंड एजिटेट बट नॉट टू स्ट्राइक, यानी कि सरकार आपको इजाजत है, संविधान आपको इजाजत देता है कि आप अपने बातें, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं किसी कंपनी में, तो आप अपनी बातें मनवाने के लिए वहां पे प्रदर्शन कर सकते हैं, विरोध अपना दर्शा सकते हैं, लेकिन आपको हड़ताल करने की इजाजत नहीं है, आप हड़ताल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब इस पे आ गया फेयर रिस्ट्रिक्शन, यानी कि ये सारे अधिकार जो दिए गए हैं, मैंने बोला आपको कि ये सब गारंटीड बाय किसके हैं,
सब सुप्रीम कोर्ट से गारंटीड है, ठीक है ना। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है, मैंने आपको जस्टिस फूल वाला उदाहरण बतलाया था कि योर फ्रीडम एंड्स वेयर अदर नोज स्टार्ट्स, आपकी स्वतंत्रता वहां खत्म हो जाती है जहां से दूसरे की नाक शुरू हो जाती है। तो यही बात यहां पे भी है कि आप अपने अधिकारों का पालन कीजिए, बिल्कुल कीजिए, आपको अधिकार है, आप उनका उपयोग कीजिए, लेकिन आप अपने अधिकारों के उपयोग के चलते किसी दूसरे के अधिकारों का हनन भी नहीं कर सकते हैं। तो उसमें क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है संविधान के द्वारा, देखिए, आप भारत की अखंडता, संप्रभुता और अखंडता पर चोट नहीं पहुंचाएंगे, सरकार की जो राज्य की जो सुरक्षा है उससे उसको खतरा नहीं होना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय संबंध खराब नहीं होना चाहिए, न्याय व्यवस्था खराब नहीं होनी चाहिए, नैतिकता भंग नहीं होनी चाहिए, न्यायालय की अवहेलना नहीं होनी चाहिए, किसी का मान हानि नहीं होनी चाहिए। वही बोला मैंने आपको कि आपके कृष्ण भगवान सबसे महान है, अच्छी बात है, लेकिन जिस टाइम आप बोल देते हैं कि राम जी खराब है, उसी टाइम वहां पे डिफेमेशन हो गया, आपने मोरालिटी ग्राउंड पे क्राइम कर दिया और आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन छीना जा सकता है, एक्कॉम्प्लिशिंग क्राइम। अगर आप किसी क्राइम में लिप्त हैं या आप कोई ऐसी अपने स्वतंत्रता का अधिकार का पालन कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं जिससे किसी फौजदारी कार्य जिसके सहायता से कोई फौजदारी कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, तब भी आपकी यहाँ पे जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो छीना जा सकता है। ठीक है, आगे चलेंगे। राइट टू प्रोटेस्ट, अब ये क्या है, ये हम अभी जो जाने, ये कौन था, ये था 19(1). ये टोटल 10 राइट्स जो थे ये 19(1) में थे, या 19 क पढ़ सकते हैं, 19A पढ़ सकते हैं, तो कैसे भी दिया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग जो पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे 19(2). 6 राइट्स हैं, उनके वो बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। तो राइट टू प्रोटेस्ट नहीं है, राइट टू एसोसिएट है। ठीक है, यानी कि आप सम्मेलन कर सकते हैं, यानी कि आपको अगर कहीं 10 लोगों को के साथ मिलना है, सम्मेलन करना है, बिल्कुल आप कर सकते हैं, गैदरिंग करना है बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप हथियार लेके वहां नहीं जा सकते हैं। ये नहीं कि आज मेरे घर में पार्टी है, सबको एक AK-47 लेके आ जाना, हमें तो स्वतंत्रता का अधिकार है, हम अपने स्वतंत्रता के अधिकार का उपयोग करेंगे, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसा नहीं होता है, आप सम्मेलन कर सकते हैं बिना हथियार के और शांतिपूर्वक। राइट टू पब्लिक मीटिंग, प्रोटेस्ट एंड जुलूस, आपको क्या बोलते हैं, आप उस पब्लिक को क्या बोलते हैं, सार्वजनिक सम्मेलन करना है, आपको सार्वजनिक विरोधाभास करना है, जुलूस निकालना है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ आप सार्वजनिक जगहों पे कर सकते हैं। अब मैं हूं और मेरा मन है कि हम सम्मेलन करेंगे और जुलूस निकालेंगे और हम कोमल के घर के बाहर जाके बैनर लेके चिल्लाने लगे कि फलाना जी मुर्दाबाद और फलाना जी जिंदाबाद, तो वो गलत है, आप वैसा नहीं कर सकते। आप पब्लिक प्लेस पे ये काम कर सकते हैं, किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुस के नहीं कर सकते। नॉट टू स्ट्राइक, आप हड़ताल नहीं कर सकते हैं, पहले ही बताया मैंने, हड़ताल करने की आजादी नहीं है। फेयर एक्सप्रेशन क्या क्या है, सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी, भारत की संप्रभुता और अखंडता को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, न्याय व्यवस्था लोक व्यवस्था खराब नहीं होनी चाहिए, CRPC का आर्टिकल 144 जिसको बोलते हैं कर्फ्यू, ठेठ में याद रखिएगा, CRPC का धारा 144 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जिसको बोलते हैं, उसके आर्टिकल 144 में लिखा गया है कि आप जब कर्फ्यू लग जाए किसी क्षेत्र में, जैसे कि अभी पैंडेमिक में हुआ, कोरोना पैंडेमिक में हो रहा है, सरकारें कर्फ्यू लगा रही हैं कि भाई इस जगह पे सेक्शन 144 इंप्लाइड है, तो यहाँ 5 लोग से ज्यादा मिल नहीं सकते हैं। ठीक है, 3, 4 या 5 लोगों से ज्यादा मिल नहीं सकते, आप वहां पे सम्मेलन नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते उस जगह पे जहां पे 144 इम्पोज्ड है कि नहीं, मेरे को तो संविधान के द्वारा राइट टू एसोसिएट है, तो मैं अपने दोस्तों को बुलाऊंगा, चाय पीने जाऊंगा। ये गलत है, आप वो काम नहीं कर सकते हैं जहां पे 144 इम्पोज्ड है। अगर 144 इम्पोज्ड नहीं है, बेशक आप 10 या 20 लोगों को लेकर साथ में जाइए, बशर्ते हो हल्ला नहीं होना चाहिए, पब्लिक ऑर्डर खराब नहीं होना चाहिए। IPC 141, देखिए ये जो है, इसके मैं भी शिक्षक हूं तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं इसके खिलाफ हूं। ये एक तरह से पुलिस को पावर देता है,
पुलिस को एक तरह से एब्सोल्यूट पावर देता है। ये पुलिस का डिस्क्रिशन है कि वो आपको क्रिमिनल घोषित करेगा या नहीं करेगा। अगर आप 10 लोग बैठे हैं और पुलिस आपको चाहे तो आईपीसी 141 के आधार पे आपको गिरफ्तार कर सकता है, इस आधार पे कि आप वहां पे कोई षड्यंत्र कर रहे थे, ठीक है ना। जैसे आप कोई बैंक लूटने का प्लान बना रहे थे, आप ये कर रहे थे, आप वो कर रहे थे, कोई भी तो ये मेरे खिलाफ मतलब मेरे हिसाब से डेमोक्रेसी में इस एक्ट को नहीं होना चाहिए। रीजन, अगर आपको पुलिस ने पकड़ लिया किसी बच्चे को या फिर किसी को भी, पुलिस अपने पर्सनल वेंडेटा से किसी को पकड़ लिया और पकड़ के उसको थाने ले आया, बोला कि ये वहां पे डकैती करने का प्लान बना रहा था, तो आपके पास क्या प्रूफ है कि आप प्लान नहीं बना रहे थे? बताइए। ये पुलिस का डिस्क्रिप्शन है, इसीलिए गलत है। पुलिस का डिस्क्रिप्शन है कि अगर वो चाहेगा तो आपको गिरफ्तार कर लेगा और बोलेगा कि हाँ ये वहां पे प्लान बना रहे थे। अलग बात है, न्यायालय में जाएंगे कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको पुलिस उतने देर तक हरास तो कर सकता है इस आर्टिकल के आधार पे। आपको थाने में तो 24 घंटा बिठा ही सकता है ना। तो ये एक तरह से डेमोक्रेसी में इस आर्टिकल का आपको जरूरत नहीं है और इसे खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, तो हम आपको जैसा कि बता रहे थे कि अभी हम लोग फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं। तो फंडामेंटल राइट में हम लोग आर्टिकल 19 पढ़ रहे थे। आर्टिकल 19 का पार्ट 1 हमने आर्टिकल 19(1) पढ़ा, आर्टिकल 19(2) पढ़ा, जिसमें था राइट टू आर्मलेस एंड पीसफुल प्रोटेस्ट। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे और हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 19(3). तो राइट टू मेक कमिटीज एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यानी कि आप लोगों का संगठन बना सकते हैं, कार्यकारी समितियां बना सकते हैं, आप मतलब क्या बोल सकते हैं, कोऑपरेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, सहकारी संस्थाएं बना सकते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है उसके बारे में जानेंगे। आर्टिकल 19(3) के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये बोलता है कि आप लोगों का एक समिति बना सकते हैं, सहकारी समितियां, सहकारी समाज बना सकते हैं। सहकारी समाज का मतलब क्या होता है कि आप एक ग्रुप बना लीजिए 20 लोगों का, आप सभी उसमें कुछ कुछ पैसा इकट्ठा करके डालिए सभी लोग, और किसी को जो जरूरत है उन 20 लोगों में से किसी एक को मदद कर दीजिए, वो आपको कुछ सिंपल इंटरेस्ट या कुछ इंटरेस्ट के साथ वो पैसे उसमें डालेगा, वापस करता जाएगा, फिर जब सारा पैसा वापस आएगा तो किसी थर्ड पर्सन को दे दीजिए। एक तरह से ग्रुप फॉर्म करना, बैंकिंग टाइप का काम करना। यहाँ पे जहां पे मैं हूं मुंबई में, यहाँ हर मोहल्ले में कम से कम 10 सहकारी समितियां हैं, क्योंकि यहाँ पैसा ज्यादा है तो लोग सहकारी समितियां बना के और पैसे को रोल करती हैं। सुना होगा आप लोगों ने, इंग्लिश में कहावत है मनी बिगेट्स मनी, पैसे से पैसा बनता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसी तरह से आपको अधिकार है, आप पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, और यही रीजन है कि हमारे यहाँ हर गली में एक नया पार्टी होता है, जहां का मैं मूल निवासी हूं। आप कंपनी खोल सकते हैं, आप साझेदारी फर्म बना सकते हैं, आप क्लब खोल सकते हैं, आप अपना गठबंधन संगठन बना सकते हैं किसी भी तरह का, आप ट्रेड यूनियन बना सकते हैं। ट्रेड यूनियन यानी कि मजदूरों का संगठन बना सकते हैं आप। ठीक है, आपको यह अधिकार भी दिया गया है कि आप इनको बनाने के साथ साथ रेगुलेट भी कर सकते हैं, अपने अधिकार में अपने तरीके से इन्हें चला भी सकते हैं, अपना नियम बना सकते हैं इनके अंदर। ठीक है, लेकिन इसमें भी वही फेयर रिस्ट्रिक्शन है, क्या भाई, कि आपको भारत की अखंडता और संप्रभुता पे हमला नहीं होना चाहिए, नैतिकता भंग नहीं होनी चाहिए, लोक व्यवस्था को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और एक चीज इसमें खास है कि आपको ये सब बनाने के लिए सरकार के मान्यता की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कई लोग बनाते हैं तो कई लोग सरकार से मान्यता प्राप्त भी करते हैं, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है कि आपको सरकार से मान्यता प्राप्त करना ही करना है। ठीक है, और ये भी मैंडेटरी नहीं है कि सरकार आपको मान्यता दे ही दे। अगर आपका मन है कि चलो हम चाहते हैं सरकार से मान्यता ले लें, तो ये जरूरी नहीं है कि सरकार आपको मान्यता दे दे। ये फंडामेंटल राइट में आपके नहीं है। अगर सरकार को, स्टेट को, सरकार कहने का मतलब स्टेट का मतलब कोई भी चीज हो सकता है। मैं आपको ऑलरेडी स्टेट की डेफिनेशन बता चुका हूं। इवन अ स्कूल इज अ स्टेट। ठीक है ना। अब जैसे स्कूल में आपका मन किया कि मैं एक दोस्तों का ग्रुप बनाऊं, ठीक है, आपने बना लिया, बिल्कुल आपको राइट है, आप दोस्तों का ग्रुप बनाइए। आपने नाम दे दिया कि मैं अपने दोस्तों के ग्रुप को नाम रखूंगा ईगल, बिच्छू, जैसा कि जोश फिल्म उस टाइम हम लोगों के टाइम बहुत फेमस फिल्म था।
हाँ, तो आपने नाम भी दे दिया। अब आप प्रिंसिपल के पास जाएं और ये कहें कि नहीं नहीं, मेरे को तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आप मेरे ग्रुप को रिकॉग्निशन दीजिए, स्कूल के बोर्ड पे बनाइए, लिखिए स्कूल के ऊपर कि ये ग्रुप में ये आदमी है और ये ग्रुप में ये आदमी है। तो ये गलत है। स्टेट आपको रिकॉग्नाइज करेगा या नहीं करेगा, ये स्टेट की मर्जी है, आप उस पर दबाव नहीं डाल सकते हैं, ये आपके फंडामेंटल राइट में नहीं आता है। समझ में आया? आगे, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर अगेंस्ट ट्रेड यूनियन। एक बात बता दूं, आप में आया आप हड़ताल कर दिए, जो मन में आया आप कर दिए, ठीक है। फिर नो राइट टू बार्गेन। अगर आप कहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई मिल है, वहां पे 5,000 मजदूर हैं और मजदूरों का वेतन बहुत कम है, ठीक है, तो उन लोगों ने एजिटेट करना शुरू किया, संघर्ष करना शुरू किया, बोला कि नहीं भाई, हमारी जो मिनिमम मजदूरी है, न्यूनतम जो हमारा वेज है, उसको बढ़ना चाहिए, और उसके लिए वो लोग डिमांड कर रहे हैं। और डिमांड करने के लिए उन्होंने कहा कि चलो एक दिन का स्ट्राइक रखते हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा अलाउड है उतने लिमिट में हम लोग अपना एजिटेशन करेंगे। तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है, लंच आवर के बाद हम लोग काम नहीं करेंगे। हो गया, तय हो गया। मैं जिस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ वहां पे भी एजिटेशन होता है, तो हम लोग भी करते हैं, उस एजिटेशन में हिस्सा लेते हैं। तो आपने हिस्सा लिया और आपने कहा कि ठीक है, हम लंच आवर के बाद काम नहीं करेंगे, लेकिन आपको यह अधिकार नहीं है कि आप मजदूर हैं वहां के, तो आप उस मिल में जाइए और 5,000 मजदूर मिलके ताला मार दीजिए, सील मार दीजिए कि जब तक हमारी मांगे नहीं मांगी जाएंगी तब तक ये मिल नहीं खुलेगा। ये उस मिल मालिक के अधिकार का हनन है, क्योंकि उस मिल मालिक को भी तो अधिकार है ना अपना बिजनेस करने का, स्वेच्छा से पूरे देश में जहां मन जो आए, जो बताया आपको, तो वो भी तो उसका फंडामेंटल राइट है कि वो चाहे जो चाहे वो लाइवलीहुड रख सकता है। तो आपका अधिकार दूसरे के अधिकार को क्रॉस कर रहा है, तो जब ऐसी स्थिति पैदा होगी तो वहां आपको दबाया जाएगा। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर आप किसी दूसरे का अधिकार का हनन कर रहे हैं, वहां पे आपका अधिकार खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए ट्रेड यूनियंस को हड़ताल करने की इजाजत नहीं दी गई है, तालाबंदी करने की इजाजत नहीं दी गई है। हाँ, अगर आप मांगे अपने रख रहे हैं, कंपनी का चेयरमैन आया, सीएमडी आया आपसे बात करने के लिए कि हाँ सर बोलिए, आपको मतलब क्या दिक्कत है, आप बोलिए, हम उस तरह से करेंगे। तो आप ये नहीं कह सकते हैं वहां पे, मतलब कि कंपनी लॉ जो कहता है उसके आधार पे आप ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ हम ये तोल मतोल, मतलब आप वहां पे मोल भाव नहीं कर सकते। ठीक है, आगे, राइट टू मूव फ्रीली, आबाद निर्बाध रूप से संचरण का अधिकार, ये चौथा अधिकार है। ये क्या कहता है कि पूरे भारत में आप अगर भारत के नागरिक हैं, याद रखिएगा 19 आर्टिकल जो है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि आर्टिकल 19 जो है वो सिर्फ ठीक है विद इन इंडिया। तो ये अधिकार क्या है? आप निर्बाध रूप से संचरण का अधिकार, पूरे भारत में जाने के लिए आपको कहीं भी जाने के लिए किसी कागज पत्र की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल चाहें बिंदास घूमिए पूरे इंडिया में, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और राजस्थान से लेके मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश तक। लेकिन फिर आप बोलिए कि ठीक है सर, तो आप ऐसा बोल रहे हैं तो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश जाने के लिए इनलैंड परमिट क्यों लेना पड़ता है? इनलैंड परमिट क्यों लेना पड़ता है? तो जस्ट इसके बाद आपको पता चल जाएगा। ठीक है कि आपको घूमने का अधिकार है, बिल्कुल है, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनको बोला जाता है शेड्यूल्ड ट्राइब प्रोटेक्टेड एरियाज। वो एरियाज स्पेशली शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए प्रोटेक्टेड हैं, ताकि उनका जो रहन सहन है, उनका जो जीवन है, वो आपके आने और जाने के कारण उनका रहन सहन जीवन भंग ना हो, उनके जीवन में कोई फालतू का प्रॉब्लम ना आए। इसकी वजह से ये लगाया गया है कि आप पूरे भारत में हर जगह बिना किसी मतलब के नहीं घूम सकते हैं। कुछ एरियाज में आपको जाने से मना किया गया है, जिसको बोलते हैं शेड्यूल्ड एरियाज। ठीक है ना? तो उन एरियाज में जाने के लिए आपको परमिशन की जरूरत पड़ेगी वहां के लोकल अथॉरिटी से, तब आप वहां पे जा सकते हैं, अदरवाइज आपको जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। नहीं तो बाकी उसके अलावा, जो शेड्यूल्ड एरियाज के अलावा, आप पूरे इंडिया में कहीं भी बेधड़क बिना किसी कागज के, आप भारत के नागरिक हैं, आपके पास बस एक पहचान पत्र होना चाहिए कि हाँ मैं भारत का नागरिक हूं, वोटर कार्ड, राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, और आप पूरे भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, आपको कोई टोकनेगा नहीं, एक्सेप्ट शेड्यूल्ड एरियाज। ठीक है ना? इससे क्या होता है, जब इंसान एक जगह से दूसरे जगह निवास करता है या घूमता है, तो भारत की अखंडता बढ़ती है। क्यों? क्योंकि आप जितनी नई जगहों को देखिएगा, आपको भारत से उतना प्यार होगा,
आपके अंदर देशभक्ति की भावना उतनी ही बढ़ेगी। सच्चाई है, आप बिहार में हैं मान लिया जाए, तो आप देखिएगा सिर्फ खेत ही खेत, खेत ही खेत चारों तरफ दिखाई देगा। लेकिन जब आप भारत को पूरा घूमिएगा, तो चूंकि मैंने काफी जगह मैंने काफी जगह घूमी है, तो मैं आपको बता दूं कि जब राजस्थान में सुबह देखिएगा तो आपको जो शांति का एहसास होगा। आप एमपी में जाइएगा तो वहां पे किस तरह से लोग पठारी इलाके में रहते हैं, और वहां का जो झील है, या फिर आप महाराष्ट्र में आइएगा तो कैसे पहाड़ों के बीच शहर बसा हुआ है। तो ये एक तरह से आपको भारत से प्यार हो जाएगा। ठीक है, मतलब इतना विविधतापूर्ण देश है हमारा कि सरकार चाहती है कि आप घूमें, सरकार चाहती है कि आप घूमें, भारत के हर कोने को जाने, ताकि आपको में के अंदर देशभक्ति की भावना और बढ़े। ठीक है ना, और अखंडता बढ़े। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन क्या है, मैंने आपको अभी जो बस बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई, सुप्रीम कोर्ट नहीं, संविधान कहता है कि जो हमारा शेड्यूल्ड एरियाज है उन जगहों पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं उनका जो हित है वो बाधित ना हो। इसकी वजह से आप वहां जाने से पहले आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, लोकल अथॉरिटी से। लोकल अथॉरिटी अगर लगेगा उसको कि हाँ आपके वहां जाने से उनका जीवन बाधित नहीं होगा, तो आप बेहिचक जाइए। और एक चीज है, ये भी मेरे हिसाब से थोड़ा गलत है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप एक व्यक्ति को उसके पैसे के आधार पे नीचा दिखा रहे हैं। जैसे कि हमारे यहाँ समाज में जो वेश्याएं होती हैं, वेश्याओं को भारत में घूमने की आजादी नहीं है, बाकी सभी को है। सिर्फ वेश्याओं को भारत में निर्बाध रूप से घूमने की आजादी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट साइटेड दैट सुप्रीम कोर्ट आर्ग्यूड अबाउट दिस साइटिंग पब्लिक हेल्थ एंड मोरालिटी, कि भाई जो अगर वेश्याएं इधर उधर घूमेंगी तो हो सकता है कि उनके द्वारा कई लोगों को या लोगों ही स्पेशली, क्योंकि भारत में मर्द वेश्या का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो लोगों को, वहां के लोगों को बीमारी हो सकती है और नैतिकता भी बाधित हो सकती है। इसलिए वेश्याओं के निर्बाध संचलन पे रोक लगाया गया है। मेरे हिसाब से ये गलत है। ठीक है, आगे, राइट टू रिसाइड एंड सेटल, यानी कि भारत में आप जहां चाहें वहां जमीन खरीदें और वहां बस जाएं, कोई आपको मना नहीं करेगा। यही रीजन है कि आप, कोई बिहार का व्यक्ति, कोई राजस्थान का व्यक्ति महाराष्ट्र में आके जमीन खरीद लेता है, और आर्टिकल 370 हटने के बाद जैसे पूरा इंडिया जम्मू कश्मीर में प्लॉट खरीद रहा था, अलग बात है सबका मोबाइल रिचार्ज भले ही ना हो, वो लड़के भी जम्मू कश्मीर में जाके एक इकट्ठा खरीद रहे थे। तो जम्मू कश्मीर को छोड़ के बाकी पूरे इंडिया में आप खरीद सकते थे, आप तो जम्मू कश्मीर में भी आप खरीद सकते हैं आर्टिकल 370 हटने के बाद। ठीक है, यानी कि आप भारत के किसी भी कोने में जाएं, जमीन खरीदें, वहां पे बस जाएं, कोई आपको मना नहीं करेगा। लेकिन फिर वही वाली बात, शेड्यूल्ड एरियाज में आप नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप जाके वहां पे जमीन खरीदते हैं तो हो सकता है कि उनका जो जीवन जीने का पद्धति है, जो वो जो क्या बोलते हैं उनको, जो अनुसूचित जनजाति है, उनका जीवन पद्धति अगर बाधित होगा, इसलिए आपको वहां जमीन खरीदने के लिए मनाही है। और सिर्फ अनुसूचित जाति के लोग ही बाहरी लोगों को जमीन नहीं बेच सकते। याद रखिए, ये कानून बना है ऐसा कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो शेड्यूल्ड एरियाज है, उसमें कोई बाहरी व्यक्ति नहीं जमीन खरीद सकता। वो लोग आपस में ही सेल और परचेज कर सकते हैं, कोई बाहरी व्यक्ति जाके जमीन नहीं खरीद सकता है। ठीक है, हाँ, पहला अभी जो हम आपको बताया 1904 और 1905 एक दूसरे के पूरक है, यानी कि आप घूमिएगा तभी तो जाके कहीं बसिएगा। तो 1904 क्या बोलता है कि राइट टू मूव फ्रीली, और 1905 बोलता है राइट टू डिसाइड एंड सेटल। ठीक है, अब आता है 1906, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन एंड बिजनेस। आप जो आजीविका करना चाहते हैं आप वो करने के लिए सक्षम हैं। कोई सरकार आपको, कोई भी किसी भी तरह से आपको उस पर आपत्ति कोई नहीं कर सकता है, कोई आपको उसके लिए रोक नहीं सकता है। और यही रीजन है कि जैसे कि आज से, मतलब आजादी से पहले क्या होता था कि भाई अगर कोई, मान लिया जाए कोई कॉबलर है और अगर वो कोई दुकान खोल ले खाना बनाने का, तो लोग उसको बंद करवा देते थे। आज के डेट में आप वो काम नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति होटल खोल ले, हो सकता है कि कोई अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति एक
शोरूम शोरूम खोल ले तो आप उसको मना नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, कि हाँ आप इस वर्ण के हैं, इस रेस के हैं या इस जाति के व्यक्ति हैं तो आप ये काम नहीं कर सकते। अब ऐसा कुछ नहीं है, आप चाहें तो आप मंदिर में पुजारी ही बन सकते हैं अगर कोई बनाने को तैयार हो तो, ठीक है। अब इसमें स्टेट हैज राइट टू, अब क्या है, स्टेट के पास कुछ दिया गया है, आप जैसे समझिए क्यों दिया गया है। मेक एनी क्वालिफिकेशन मैंडेटरी फॉर सर्टेन प्रोफेशन एंड बिजनेस। अब मान लिया जाए कि आपने बोला कि संविधान के द्वारा तो मुझे आजादी दी गई है और मेरा हक है, अधिकार है कि मैं आईएएस बनूंगी, मेरे को आईएएस बनाओ। अब हर व्यक्ति आईएएस बनने के लिए बोलेगा तो कैसे सरकार बनाएगा, और जान रहा है सरकार की आप चपरासी बनने लायक नहीं है, आप आईएएस बनने का बात कर रहे हैं। आप तो बोलिए कि नहीं नहीं हमको तो कोई भी आजीविका चुनने का अधिकार है, हम आईएएस ही बनेंगे, तो सरकार वहां पे फंस जाएगा। तो इसीलिए संविधान में सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि कुछ आजीविकाएं के लिए वो अपने तरफ से नियम बना सकती है। अब जैसे कि कोई व्यक्ति है इंजीनियर, उसने पढ़ाई की है इंजीनियरिंग की, और वो बोले सरकारी हॉस्पिटल में जाके कि मैं यहाँ डॉक्टर बनूंगा और मैं आज ही ऑपरेशन करूंगा, तो भाई तो जो मरीज का ऑपरेशन होगा उसका तो कहानी खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए सरकार कुछ मैंडेटरी कर चुकी है क्वालिफिकेशन कि हाँ अगर आपको डॉक्टर बनना है तो पहले आप एमबीबीएस कीजिए, एमडी बनिए, उसके बाद आप डॉक्टर बनिएगा। इंजीनियर बनना है बीटेक कीजिए, बीई कीजिए, आर्किटेक्चर का कोर्स कीजिए, तब आप इंजीनियर बनिएगा, ठीक है। आपको आईएएस बनना है तो आइए यूपीएससी में भर आइए, उसके बाद आप आईएएस बनिएगा। तो इस तरीके से उसने प्रोफेशन को बांटे हैं जिसके लिए मैंडेटरी क्वालिफिकेशन लागू किया जा सकता है, ठीक है। और कुछ बातें हाँ ये जान लीजिए, सरकार ने, सरकार चाहे, राज्य सरकार नहीं माफ कीजिएगा, जहां सरकार अगर मुंह से निकल जाए तो उसका मतलब राज्य समझिएगा, और राज्य का मतलब भी सरकार ही होता है, ये भी समझिएगा। तो अगर राज्य चाहे तो कुछ कार्यों को अपने लिए पार्शियली या फुल्ली रख सकती है, जैसे कि कोयला उत्पादन। कोयला उत्पादन कौन करता है भारत में? कोल इंडिया, ठीक है। बिजली बनाना तो बिजली सरकार भी बनाती है और प्राइवेट प्लेयर्स भी बनाती है। इस्पात बनाना, इस्पात मतलब स्टील, स्टील बनाना कौन बनाती है? सरकारें ही बनाती हैं, प्राइवेट कंपनीज भी बनाती है। रेलवे, इंडिया में रेलवे कौन चलाता है? अभी प्राइवेट प्लेयर्स आ गए रेलवे में, लेकिन आज भी पूरी तरीके से रेलवे को कौन चलाता है? सरकार चलाती है। तो सरकार अगर चाहे तो कुछ क्षेत्रों को सिर्फ अपने लिए सीमित कर सकती है कि नहीं रेलवे सिर्फ मैं चलाऊंगा तो सिर्फ मैं ही चलाऊंगा। अगर राज्य चाहे तो रेलवे का अधिकार पूरा अपने ऊपर ले ले और रेलवे सिर्फ वही चलाए। रहे सरकार चाहे या राज्य चाहे कि डिफेंस सिर्फ मैं चलाऊं तो डिफेंस सिर्फ वो चलाएगा, क्योंकि डिफेंस का हथियार कौन बनाता है? डीआरडीओ बनाता है। अब इसमें भी प्राइवेट प्लेयर्स आने लगे हैं। तो इस तरह से राज्य चाहे तो राज्य कुछ क्षेत्रों को, कुछ आजीविकाओं को, कुछ व्यापारों को सिर्फ अपने लिए आंशिक या पूर्णतः पूर्ण तरीके से अपने लिए सीमित कर सकती है, जिसका राइट वो किसी और को नहीं देगी, ठीक है। अब इसके बाद आता है, ये हो गया आर्टिकल 19 का पूरा हिसाब आपका। आर्टिकल 19 यहां पे आपका पूरा